नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए मोहन राकेश जी की कहानी आखिरी सामान। मोहन राकेश जी की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। मिसेस भंडारी, बेला भंडारी। मिसेस बेला भंडारी जी का चेहरा तिपाई पर झुका था। सामने वह सफेद जिल्द का एल्बम था जो अब काफी पुराना पड़ गया था। जिल्द पर जगह जगह हाथों के मैल से दाग पड़ गए थे। एक आध दाग शायद चाय कॉफी का भी था। ना जाने कितने बरस पहले एल्बम खरीदा गया था। उसके विवाह से पहले वह मिस्टर भंडारी के पास था। उनका विवाह उस एल्बम की जिंदगी के मध्यकाल में हुआ था। तब मिस्टर भंडारी एक्साइज और टैक्सेशन के महकमे में अफसर नियुक्त हो चुके थे। मिसेस भंडारी एल्बम के वे पन्ने पलट चुकी थी जिन पर मिस्टर भंडारी की कॉलेज के आरंभिक दिनों की तस्वीरें थीं। उन दिनों उनका जिस्म कितना अच्छा था। कब अब सामने वह तस्वीर थी जो मिस्टर भंडारी के स्टूडेंट्स कांग्रेस के प्रधान चुने जाने के अवसर पर खींची गई थी। तस्वीर में वे माइक्रोफोन पर भाषण दे रहे थे। उन दिनों उनके चेहरे पर बहुत हल्की हल्की मूछें थी। आंखों में एक खास तरह की चमक थी। फिर भी वे कितने मासूम लगते थे। मिसेस भंडारी ने बालों को हल्का सा झटका दिया। शायद कोई कीड़ा बालों में उलझ गया था। अपने कटे हुए रेशमी बालों का गर्दन पर फिसलना उन्हें सदा रोमांचित कर देता था। उन्हें लगता जैसे किसी खरगोश के जिस्म से गर्दन सहला रही हो। अपने बालों के वजन पर भी उन्हें गर्व होता था। गर्दन झटकने पर भी बालों में उलझी हुई चीज नहीं निकली तो वे उंगलियों से टटोलने लगी। टटोलने पर कुछ ना मिला। फिर भी वह आभास बना रहा कि बालों में कुछ अटका हुआ है। उन्होंने एल्बम पर कहानी रखे हुए धीरे धीरे आंखें मूंद ली। फिर सहसा आंखें खोलकर उन्होंने आवाज दी, चपरासी। आवाज खाली कमरे में गूंज गई। तीखी होते हुए भी वह आवाज खाली सी थी, जैसे वह आवाज ना हो, सिर्फ एक गूंज हो। हुजूर। चपरासी मनोहर दरवाजे के पास आ खड़ा हुआ। इतना धीमे वह पहले कभी नहीं बोलता था। उसका यह स्वर उसकी अकड़ी हुई मूछें, तुर्रेदार पगड़ी और चमकती हुई बेल्ट के साथ मेल नहीं खाता था। उसकी बड़ी हुई शिष्टता का जैसे अर्थ था कि वह आज चपरासी नहीं, कुछ और है। और यह उसका अदब नहीं, दया और हमदर्दी है। मुन्ना को थोड़ी देर नीचे ले जाओ और यहाँ गर्मी है। आदेश पाकर भी कुशन मनोहर के पांव न हिले। वह स्थिर दृष्टि से उन्हें देखता रहा, जैसे नौकर मालिक के रिश्ते की दहलीज लांघकर एक कदम आगे आना चाहता हो, मगर संस्कारों की जकड़ बढ़ने न देती हो। हजूर, आखिर उसने कहा। मिसेस भंडारी की झुकी हुई आंखें फिर उठ गई। हजूर, आप भी थोड़ी देर नीचे चलकर बैठिए ना, यहाँ तो आज दम घुट रहा है। आते में जरा जरा हवा है। नहीं, मैं अभी यहीं हूँ, तो मुन्ना को ले जाओ। फिर आवाज नहीं, गूंज, खोखली गूंज। मिसेस भंडारी ने फिर बालों को झटक लिया। चपरासी मनोहर का मुंह कुछ कहने के लिए खुला, लेकिन फिर जैसे उसके संस्कार लकवा मार गए। बहुत अच्छा हुजूर, कहकर वह वहां से हट गया। मिसेस भंडारी ने रुमाल से माथे का पसीना पोंछा और कुशन जैसे सब कुछ भूली सी बैठी रही। सामने दीवार की अलमारी के शीशे में उनके चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। उनका चेहरा कितना बदल गया था। नाक के दोनों ओर गालों की रेखाएं गहरी हो गई थी। एक उंगली से उन रेखाओं को उन्होंने मल लिया। 6 महीने में ही उन पर बुढ़ापा आने लगा। बालों पर हाथ फेरकर उन्होंने मन की शंका को गलत प्रमाणित करने का प्रयत्न किया, लेकिन वे चेहरे की लकीरें, रुमाल से गले का पसीना पोंछकर वे फिर तिपाई पर झुक गई। सिर में बहुत भारीपन महसूस हो रहा था। दिमाग जैसे एक साथ बहुत सी बातें सोच रहा था, या जैसे कुछ भी नहीं सोच रहा था। सोचने के लिए कोई सूत्र नहीं था। कई विचार थे या विचारों के टुकड़े दिमाग की सतह पर मंडरा रहे थे, और एक कील सी थी जो दिमाग में गड़ रही थी। 15 रुपए, 15 रुपए 1, 15 रुपए 2, 15 रुपए 3, 15 रुपए 8 आने, 15 रुपए 8 आने, 8 आने 1, 8 आने 2। उनकी आंखें फिर जरा सी उठ गई। गालों की लकीरें सचमुच बहुत गहरी हो गई थी। इतनी जल्दी ये लकीरें इतनी गहरी कैसे हो गई? कुछ ही महीने पहले चेहरे का मांस तो बिल्कुल हमवार और चिकना था। अब उस चिकनाहट की जगह ये हल्की हल्की नामालूम सलवटें। उन्होंने फिर चेहरे पर हाथ फेरा और आंखें नीचे झुका ली। मिस्टर भंडारी को उनके रूप का कितना मोह था।
उनके मित्रों ने विवाह के समय उनके चुनाव की कितनी प्रशंसा की थी। सभाओं पार्टियों में लोग मिस्टर भंडारी के एस्थेटिक टेस्ट की कितनी प्रशंसा करते थे। बेला भंडारी का सौंदर्य, बेला भंडारी के वस्त्रों का चुनाव, बेला भंडारी का मुस्कुराने का अंदाज, और इन सब में मिस्टर भंडारी की देन कितनी महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने एल्बम का पन्ना पलट दिया। YMCA के हॉल में खेले गए नाटक शी स्टूप्स टू कांकर के पात्र तथा नाटक के निर्देशक सुशील भंडारी। चेहरा ठीक फोकस में नहीं था, वैसे भी उस तस्वीर में दुबले लगते थे। उन दिनों उनके निर्देशन की खूब प्रशंसा हुई थी। एक अखबार ने सुशील भंडारी को नाटक का वास्तविक हीरो कहा था, दूसरे ने भविष्यवाणी की थी कि इस कला के क्षेत्र में उसका नाम बहुत जल्दी चमक उठेगा। शहर के शिक्षित वर्ग में प्रायः सभी लोग उन्हें जान गए थे। साहित्यिक और सांस्कृतिक मजलिसों में प्रायः उन्हें निमंत्रित भी किया जाता। उनकी योग्यता और प्रतिभा की हर कहीं दाद दी जाती थी। यूनिवर्सिटी से निकलने से पहले ही समाज में उनका स्थान बन गया था। लोग बातें करते थे कि राजनीति तथा साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में सुशील भंडारी का अच्छा नाम होगा। उनके पास सभी कुछ तो है, व्यक्तित्व, विचार, भाषा, मस्तिष्क में कील और गहरी गढ़ रही थी। 17 रुपये 1, 17 रुपये 2, 17 रुपये 3, शायद डाइनिंग टेबल की बोली हो रही थी। वे खिड़की के पास जाकर देखना नहीं चाहती थी। कुछ देर पहले तक वे उस व्यापार को देख रही थी। कोठी का सारा सामान अहाते में बिखरा था। 2 टूटी कुर्सियां, 1 तिपाई, 2 एक चारपाई और कुछ ट्रंकों को छोड़कर बाकी सब कुछ नीलाम हो रहा था। सोफा सेट, रेडियोग्राम, रेफ्रिजरेटर, छोटी बड़ी अलमारियां, कुर्सियां, डाइनिंग टेबल, कालीन, पर्दे, बुक शेल्फ, ऑयल पेंटिंग्स, पत्थर, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां, फूलदान, फोटो फ्रेम, एस्ट्रे और अनगिनत छोटी मोटी चीजें जो ना जाने कितने बरसों से इकट्ठी हुई थी। आगे 5-6 चित्र उनके विवाह के अवसर के थे। विवाह मंडप पर लिया गया चित्र, चाय पार्टी का चित्र, उन दोनों का बस्ट बहुत खूबसूरत आया था। फिर नाव में बैठकर उतरवाए हुए 2 चित्र। हनीमून के दिनों में उनके दिलों में कितना उल्लास था। दोनों बच्चों की तरह नदी से पानी उछाला करते थे। मिस्टर भंडारी ने एक बार कंधे से पकड़कर उन्हें कई गोते भी दे दिए। वे मिस्टर भंडारी के शरीर से लिपट गई थी। ठंडे पानी में भी उस स्पर्श से शरीर रोमांचित हो उठा था। अगले चित्र में मिस्टर भंडारी और सुधीर साथ साथ मुस्कुराते हुए खड़े थे। मिस्टर भंडारी के माथे पर हल्की सी शिकन थी। सुधीर की उपस्थिति में उनके माथे पर प्रायः यह शिकन पड़ जाती थी। उस शिकन को वही देख पाती थी और उसका अर्थ भी वही जानती थी। सुधीर उनके कॉलेज के दिनों का दोस्त था, पर उसके पिता मॉन्स्ट्री में से संबंध थे, इसलिए वह बहुत शीघ्र उन्नति कर गया था। उसे कई तरह के सरकारी ठेके मिल जाते थे। 3-4 साल में ही उसने 2-2.5 लाख की जायदाद बना ली थी। मिस्टर भंडारी को एक्साइज और टैक्सेशन के महकमे में जगह भी सुधीर के रसूख से ही मिली थी। यूं दोनों की खासी दोस्ती थी और रोज का साथ का उठना बैठना था। परंतु सुधीर के साथ अपने संबंध को लेकर मिस्टर भंडारी के मन में एक छाया घिरी रहती थी, क्योंकि शायद वे दोस्त होकर भी बराबर नहीं थे, बड़े छोटे थे। मिस्टर भंडारी, जिन्हें अपनी योग्यता और प्रतिभा के नाते बड़ा होना चाहिए था, छोटे थे, और सुधीर जिसे छोटा होना चाहिए था, बड़ा था। मिस्टर भंडारी सुधीर की उपस्थिति में अपनी हद से बाहर खर्च करते थे। अपने घर को सजाने की भी उन्हें बहुत चाह थी। वे प्रायः कहा करते थे कि सुधीर के पास पैसा है, पर अच्छी चीज पहचानने वाली आंख नहीं है, गांठ है, टेस्ट नहीं। यदि वे उससे 1/4 भी खर्च कर सकें तो अपने घर को इस तरह सजा कर रखें कि देखने वाले की आंखें पतरा जाए। जहाँ तक बन पड़ता, वे घर के लिए नित नई चीजें ले आया करते थे, मगर सुधीर के घर जैसे पर्दों और गलीचों के लिए ही हजारों रुपए चाहिए थे। जब कभी वे लोग सुधीर के यहाँ जाते तो सारा समय मिस्टर भंडारी के माथे पर वह नामालूम शिकन बनी रहती। घर लौटकर वे उनके रूप की बहुत प्रशंसा करते थे और गर्मजोशी के साथ उन्हें चूम लिया करते थे। इस एक बात में वे सुधीर को अपने से हीन समझ सकते थे। सुधीर की पत्नी मीरा ज़्यादा सुंदर नहीं थी। मीरा का कद छोटा था और शरीर कुछ ज़्यादा मांसल था, और शायद इसलिए सुधीर जब जब उनकी ओर देखता था उसकी आंखों में कुछ और ही हल्का सा आभास होता था, इतना अस्पष्ट कि कई बार उन्हें लगता कि शायद उनकी गलतफहमी ही है। 215, 15-20, 220 1, 220 2। संभवतः वह रेफ्रिजरेटर की बोली हो रही है।
फिर भी मिसेस भंडारी का उठकर देखने को मन नहीं हुआ। आखिर एक एक करके हर चीज की बोली हो जाएगी, देखने ना देखने से अंतर क्या पड़ता है। उनका दिल अंदर ही अंदर बैठा रहा था। मिस्टर भंडारी ने एक एक चीज के चुनाव पर कितना समय खर्च किया था। डाइनिंग टेबल के चॉकलेटी रंग का शेड चुनने में ही उन्हें कई दिन लग गए थे। उसकी शेप उन्होंने एक पादरी के घर देखे हुए डाइनिंग टेबल के अनुसार बनवाई थी। सोफा सेट के लिए कवर का कपड़ा वे कलकत्ता से लाए थे और जिस दिन रेफ्रिजरेटर आया उस दिन उन्होंने कमरे की कलर स्कीम ही बदल दी थी। पुराने पर्दों की जगह नए पर्दे लगाए थे। नौकर और चपरासी को 5-5 रुपए इनाम भी दिया था। उसके बाद तो नया नया सामान उनके घर अक्सर आने लगा था। आज कालीन तो कल अलमारियां। घर में जितना सामान आ सकता था उससे कहीं अधिक सामान ले आया गया। मिस्टर भंडारी की जेब में भी काफी पैसा रहता था। यह जानना शेष नहीं था कि वह पैसा कहाँ से आता है। पहले उनका दिल डरा करता था। मिस्टर भंडारी से वे कुछ नहीं कहती थी, परंतु घर में आती हुई नई नई चीजों को देखकर उनका मन आशंकित रहता था। फिर धीरे धीरे मन अभ्यस्त हो गया। पहले वे सब चीजें पराई सी लगती थी, धीरे धीरे अपनी लगने लगी। मिस्टर भंडारी सब इंस्पेक्टर के जरिए काम करते थे। सब इंस्पेक्टर तिहाई के साझीदार होते थे। आज एक कंपनी का बिक्री टैक्स आधा करके 3,000 वसूल किए जाते तो 20 दिन बाद छापे जाते। छापे में अफीम बरामद करके 500,000 में छोड़ दी जाती। उनका ड्राइंग रूम अब अफसर तबके में सबसे ज्यादा सजे हुए ड्राइंग रूम में से गिना जाता था। लोगों में कानाफूसियां होती थी, मगर मिस्टर भंडारी परवाह नहीं करते थे। पैसा बाहर से आता था और बाहर ही खर्च कर दिया जाता था। पहले दिनों में मिस्टर भंडारी नौकरी छोड़कर सारा समय राजनीतिक कार्य में लगा देने की बात किया करते थे। कॉलेज के दिनों के आदर्श गाए बगाए उन्हें कुरेदने लगते थे, मगर धीरे धीरे उनकी फिलॉसफी बदल गई थी। अब वे कहते थे कि इंसान नीचे से दुनिया के लिए कुछ नहीं कर सकता। कुछ करने के लिए आवश्यक है कि इंसान पहले कुछ करने की स्थिति पर पहुंच जाए। किस रास्ते से वह वहां पहुंचता है इसका महत्व नहीं, नीचे की सतह से आदर्श की कोई आवाज नहीं। मिस्टर भंडारी अब रात को देर से क्लब से लौटते। पहले पार्टियों में केवल साथ देने के लिए सिप कर लिया करते थे, अब बाकायदा पीने लगे। घर में रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल बोतलें रखने के लिए होने लगा था। एक बार उन्होंने उन्हें भी मजबूर करके पिलाई थी। उन्हें तो हर चीज घूमती नजर आने लगी थी। दीवारें जैसे फर्श के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही थी और फर्श ऊपर को उठ रहा था। पैर हल्के लगते थे, कदम ठीक नहीं पड़ते थे। मिस्टर भंडारी के दोस्तों ने उनका अच्छा मजाक बनाया था। उन्हें बाहर टहलाने के लिए ले गए थे। फुटपाथ के कम्मे उन्हें अपने पर गिरने को आते से प्रतीत होते थे। वे मिस्टर भंडारी की बाहों का सहारा लेकर चलती रही और लोग फब्तियां कसते रहे। मिस्टर भंडारी कई बार क्लब से आधी रात के करीब लौटकर आते। गेट का दरवाजा खुलता और बंद होता, फिर नौकर का दरवाजा खटखटाया जाता। ऐसे अवसरों पर वे उनके सामने आने से बचा करते थे। नौकरों और पड़ोसियों में चर्चा होती थी। वे नहीं जानती कि जो कहा है कहां तक सच है, पर कई बार उन्हें स्वयं संदेह होता था। मिस्टर भंडारी के कपड़े उठाते रखते उन्हें महसूस होता कि उनमें किसी पराये शरीर की गंध समाई है, और वह गंध सदा एक सी नहीं होती थी। मगर जैसे खामोश समझौता हो, वे इस बारे में कभी कुछ पूछती थी या नहीं, ना ही वे कुछ कहते थे। वहाँ अक्सर चिड़चिड़ाए रहते, छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते, खाने में ज़्यादा नुक्स निकालते थे। मगर समाज में उनकी प्रतिष्ठा तो बढ़ रही थी। अब कहीं ज़्यादा पार्टियों पर उन्हें बुलावा आता था। सरकारी उत्सवों में उन्हें मान के साथ आगे बैठाया जाता था। लोग उनकी साड़ियों और मिस्टर भंडारी की टाइयों की बहुत प्रशंसा करते थे। मिसेस भंडारी ने एल्बम के कई पन्ने अनदेखे ही पलट दिए थे। जो पन्ना सामने था उस पर एक संभ्रांत अतिथि की तस्वीर थी, चाय का प्याला हाथ में लिए हुए, सफेद टोपी, गोल चेहरा, गोल काया, काली अचकन चेहरा तस्वीर से उभरकर आगे को आया सा लगता था। नीचे का होठ चेहरे के अनुपात से अधिक मोटा और जग की चोंच की तरह आगे निकला हुआ। गर्दन कंधों में धसी सी थी। सारे शरीर में एक चीज दिखी थी, आंखें। अगले पन्ने पर संभ्रांत अतिथि के साथ मिस्टर भंडारी और उनकी तस्वीर थी। मिस्टर भंडारी का चेहरा पहले से बहुत भर गया था, पर उनके मुकाबले में वे बहुत हल्के और छोटे लगते थे। उन दोनों के बीच में वे खो गई थी। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट उनके व्यक्तित्व को संभाले थी। संभ्रांत अतिथि प्रदेश के एक उच्च अधिकारी थे। उन्हें उस दिन विशेष रूप से खाने पर बुलाया था। एक चाय पार्टी पर उन लोगों का उनसे परिचय हुआ था और उसी दिन उनका खाने पर आना तय हो गया था। लोगों को मिस्टर भंडारी की इस मिलनसारी से ईर्ष्या हुई थी।
खाने से पहले 2 घंटे तक उन लोगों का दौर चला रहा। मिस्टर भंडारी की नाक के अगले भाग में रह रहकर हल्का सा कंपन होता था। इसका भी अर्थ वे अच्छी तरह जानती थी। मिस्टर भंडारी की आंख 1200 रुपये की एक नौकरी पर थी जो संभ्रांत अतिथि के रसूख से प्राप्त हो सकती थी। मिस्टर भंडारी संभ्रांत अतिथि की हर बात का अनुमोदन कर रहे थे। संभ्रांत अतिथि भी उनकी हर बात में से सहमति प्रकट कर रहे थे। खाना खाते हुए संभ्रांत अतिथि का निचला होठ एक खास अंदाज में हिलता था। उस होठ के फैलाव से कितनी अतृप्ति झलकती थी। तभी नौकर ने सूचना दी थी कि उनका एक सब इंस्पेक्टर बाहर आया। मिस्टर भंडारी खाना बीच में ही छोड़कर बाहर चले गए। 2 मिनट बाद लौटकर उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत सी चरस पकड़ने के लिए तुरंत ही रेड पर जाना पड़ेगा। संभ्रांत अतिथि से क्षमा याचना करते हुए उन्हें ठीक से कॉफी पिलाने तथा एंटरटेन करने के लिए कहकर वे सब इंस्पेक्टर के साथ चले गए। उनके चले जाने के बाद संभ्रांत अतिथि की तीखी आंखें और तीखी हो गई और वे आंखें उनके शरीर के हर भाग को जैसे उघाड़ कर देख रही थी। उन्होंने अपनी साड़ी को अच्छी तरह लपेट लिया। संभ्रांत अतिथि की आंखों में खास तरह के डोरे दिखाई देने लगे। जब उन्होंने कॉफी की प्याली बनाकर उनकी ओर बढ़ाई तो संभ्रांत अतिथि ने बरबस उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपनी तरफ खींचा। प्याली छलक जाने से बहुत सी कॉफी संभ्रांत अतिथि के कपड़ों पर गिर गई। बहुत खींचतान करके किसी तरह वे अपने को छुड़ा पाई। नौकर को उन्हें कॉफी पिलाकर विदा कर देने के लिए कहकर वे सोने के कमरे में चली गईं और अंदर से चिटकनी लगाकर देर तक रोती नहीं। मिस्टर भंडारी जा रहे थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या रेट पर जाना उनके लिए उस अतिथि के पास बैठने से अधिक आवश्यक है, मगर अब कुछ भी अस्पष्ट नहीं था। उधर मोटे स्वर में नौकर को डांट दी जा रही थी कि यूं वातावरण निस्तब्ध था, हर चीज जैसे अपनी जगह पर जकड़ गई थी। उस दिन से मिस्टर भंडारी उन पर खींचने लगे। वे कई बार रात को घर आते ही नहीं। सुबह नाश्ते के समय भी उनमें बातचीत नहीं होती। किसी चाय पार्टी पर उन्हें साथ जाना पड़ता तो सारा समय वह खिंचाव बना रहता। मिस्टर भंडारी का 1200 की नौकरी पाने का मंसूबा पूरा नहीं हुआ। वे सोचती कि क्या इसकी वजह वही है। उन्हीं दिनों एक बहुत बड़ा केस मिस्टर भंडारी के हाथ में आया। उस केस में उन्हें एक अच्छी 4 सीटर गाड़ी हासिल हो सकती थी। दोनों सब इंस्पेक्टर रात को देर देर तक उनके पास बैठे रहते। दिन में भी कई बार मशवरे होते। दफ्तर से फाइलें घर लाई जाती और घंटों कागज पलटे जाते। आखिर योजना तैयार हो गई। उस दिन सवेरे से ही मिस्टर भंडारी उत्तेजित थे। उनके चेहरे पर लाली छाई थी। हर काम उतावली में कर रहे थे। टाई की नॉट भी ठीक से बांध नहीं पाए। चाय पर पीते हुए 2 बार प्याली छलक गई। डाइनिंग टेबल पर उड़ती हुई मक्खी से वे नाहक परेशान हो उठे। दफ्तर जाते हुए उन्होंने अपने नाखूनों को देखा कि जरूरत से ज्यादा बड़े हुए हैं। जाते जाते कुछ कहने के लिए रुके, मगर बिना कहे चले गए। और शाम को समाचार आया कि वे गिरफ्तार हो गए। वे जिस कुर्सी पर बैठी थी उसमें जैसे धंसती चली गई। चपरासी मनोहर से उन्हें विस्तार पूर्वक सारी बात का पता चला। उनके सब इंस्पेक्टरों ने पुलिस से मिलकर उन्हें फंसा दिया था। मिस्टर भंडारी ने जो योजना बनाई थी उसे खंडित करने की योजना उससे पहले तैयार हो चुकी थी। मिस्टर भंडारी ने रुपया सोने की शक्ल में लिया था, मगर वह पुलिस द्वारा वजन किया हुआ निशान और लगाया हुआ सोना था। मिस्टर भंडारी वहीं पकड़ लिए गए और वहीं पर रिश्वत देने वाली पार्टी और दोनों सब इंस्पेक्टर के उनके खिलाफ बयान भी हो गए। तुरंत ही उनकी नौकरी से बर्खास्त किए जाने के ऑर्डर प्राप्त कर लिए गए और उन्हें हथकड़ी पहना दी गई। दूसरे दिन वे सुधीर से मिलने गई कि उनकी जमानत हो जाए, मगर सुधीर उन दिनों वहां नहीं था। चपरासी मनोहर कभी कभार उनके यहाँ का चक्कर लगा जाता। दफ्तरी हल्के का और कोई व्यक्ति उनसे मिलने नहीं आता था। मनोहर ने ही एक दिन उन्हें बताया था कि मिस्टर भंडारी को फंसाने की योजना का सूत्र कहीं और से आया था। संभ्रांत अतिथि का हिलता हुआ निचला होठ और छलकी हुई कॉफी की प्याली, निस्तब्ध रात और अपनी अपनी जगह पर जकड़ी हुई चीजें, उनका पूरा अस्तित्व ही जैसे जकड़ कर रह गया था। जिंदगी के इस मोड़ का मूल यंत्र भी क्या वही थी? बालों को हाथों से टटोलते हुए मिसेस भंडारी ने उनमें उलझी हुई चीज निकाल ली। नाखून के आकार का पतला तीखा सा एक तिनका था। ना जाने बालों में कहाँ से उलझ गया। उन्होंने उसे मसल कर फेंक दिया, मगर वैसा ही तिनका कहीं उनके अंतर में भी तो अटका हुआ था। उसकी गड़न महसूस होते हुए भी उसे टटोला नहीं जा सकता था। मिस्टर भंडारी को सजा हो गई। जेल में बहुत दुबले हो गए थे और वे स्वयं, उनके चेहरे की चमक कहाँ गई? जिस पर उन्हें नाज था, तिनका बहुत तीखा गड़ रहा था, लेकिन कहाँ? एक ठंडी सांस लेकर वे कुर्सी से उठाई, खिड़की के पास चली गई। सामान की बोली बदस्तूर चल रही थी। 3/4 से ज्यादा सामान नीलाम हो चुका था। अब 4-6 आइटम ही बाकी थी।
टाइपराइटर, प्लास्टर ऑफ पेरिस की 2 मूर्तियाँ, 2 ऑयल पेंटिंग्स। अहाते में धूल उड़ रही थी। किसी जमाने में अहाते को लॉन में बदलने का प्रयत्न किया गया था, जहाँ तहाँ घास की तिगलियाँ अब भी बाकी थी। यद्यपि ज़्यादा भाग खाली ही था। हवा के हर झोंके के साथ बहुत सी गर्द उड़ती थी, बिखरे हुए सामान पर फैल जाती। सामान की आखिरी बोलियां हो रही थी। 12 रुपये, 12 रुपये 8 आने। मिसेस भंडारी लौटकर कुर्सी के पास आ गई। सामने खुले हुए एल्बम का खाली पन्ना था, काला चकोर पन्ना। वे बैठ गई। उस पन्ने पर ना जाने कब कौन सी तस्वीर लगेगी। उनके सारे प्रयत्न मिस्टर भंडारी को रिहा और नौकरी पर बहाल करा पाएंगे क्या या नहीं। सामान की नीलामी से 2,500-3 हजार रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। उससे क्या पूरे कर्ज चुकाए जा सकेंगे? उसके बाद अपील के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, घर के रोजमर्रा खर्च के लिए पैसे की जरूरत होगी। नीचे अहाते में चपरासी मनोहर किसी से बात कर रहा था, शायद सुधीर से। सुधीर की तो आवाज़ थी। यह जानते हुए भी कि आज उनके सामान नीलाम हो रहा है, वह पहले नहीं आया, अब आया था। जब पहले उन्होंने सुधीर से कितनी आशा की थी, मगर सुधीर की आंखें अब और हो गई थी। उनकी आंखों में जो हल्का हल्का आभास होता था वह कहीं और गहरा हो गया। वे देर तक उसकी एकटक दृष्टि का सामना नहीं कर पाती थी। लेकिन सुधीर के अतिरिक्त था कौन जिससे सहायता की आशा की जा सकती? नीचे बुला रहे हैं। मिसेस भंडारी चौंक गई। चपरासी मनोहर दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी आंखों में गहरा अवसाद भरा था। वह अब भी जैसे कुछ कहना चाहता था, पर उसके होठों तक नहीं आता था। नीचे खामोशी छाई थी। शायद सारे सामान की बोली हो चुकी थी। वे क्षण भर काले चौकोर पन्ने पर नजर गड़ाए रही, जैसे उस पर भी उन्हें तस्वीर दिखाई दे रही हो। फिर एल्बम बंद करके नीचे जाने के लिए उठ खड़ी हुई। सीढ़ियाँ उतरते हुए उन्हें लगा जैसे वह आप नहीं उतर रही हो। घर का आखिरी सामान नीचे पहुंचाया जा रहा है।